एफपीयू के डायरेक्टर अजय साहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें आप लोगों को वित्त मंत्री से इस बार? देखिए, जहाँ तक एक्सपोर्ट सेक्टर की बात है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज लिक्विडिटी को लेकर है। बिकॉज जो फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एक्सपोर्ट सेक्टर वो कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि उसमें लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ाया जाए। ऑफ कोर्स उसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन अगर लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ाना है तो हमें किसी तरह से कुछ कोलेटरल फ्री लेंडिंग को इनकरेज करना पड़ेगा। जहाँ बजट का एक रोल आएगा, बजट हो सकता है कुछ ऐसी स्कीम लेके आए जिससे कि हमें कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है वो मिल सके, या कोलेटरल की जो रिक्वायरमेंट है बैंक की वो कम आ सके। तो ये हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंडली, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो एक्सपोर्ट सेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमने देखा है जो इंडिया में कॉस्ट है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड है, और इंडिया में डिपॉजिट रेट्स हाई होने से लेंडिंग रेट भी हाई हैं, जिसका फ़र्क हमारे एक्सपोर्ट से पड़ता है। गवर्नमेंट ने इनको इंसुलेट करने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम रखी थी। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो है वो 31 दिसंबर को लैप्स कर गई है, और उसका जो एक्सटेंशन भी आया वो कुछ महीनों के लिए आया था। तो हम चाहते हैं इस बजट में जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है उसको एक सस्टेन बेसिस पे 5 साल के लिए लाया जाए, जिससे कि एसएमईज जो हैं वो लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग कर सकें। तीसरी चीज़, एक्सपोर्ट्स को कांस्टेंट आर&डी और इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, और कंट्री को भी उसकी रिक्वायरमेंट है। ग्लोबली देखिए तो आर&डी को हमेशा इंसेंटिवाइज किया जाता है, उसमें या टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, हम टैक्स डिडक्शन देते हैं। तो इंडिया में भी क्योंकि आर&डी स्पेंडिंग एक बहुत कम है, और आर&डी लॉट ऑफ जेस्टेशन पीरियड रिक्वायर्ड है, अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड है, तो हमें उसको 200 से 250% टैक्स डिडक्शन देके आर&डी को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो हम देख रहे हैं, जिस तरह की इंडिया सेल्फ रिलायंट हो रहा है, हमें शायद शिपिंग सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, शिप बिल्डिंग के लिए लिए हैं, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैं, और हमने देखा जब कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुई तो उससे जो कंटेनर प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज हो गई। अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें अपनी एक शिपिंग लाइन ग्लोबल रेप्यूट की बनानी चाहिए, क्योंकि आप देखिए करीब हम $100 बिलियन प्लस का हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट रेमिटेंस चार्ज 2023 में था। और अगर हम अपनी एक शिपिंग लाइन डेवलप करते हैं जो 25% भी इसका बिजनेस ले सकती है, तो 25 से $30 बिलियन एनुअली हम सेव कर सकते हैं। उससे इकोसिस्टम में इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, उसका फ़ायदा भी हमें मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट ने जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना फोकस रखा है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कंटिन्यू रहेगा, जिसकी हमें उम्मीद है, तो जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो इंडिया की और भी कम हो जाएगी। हमने देखा है कि गवर्नमेंट के प्रयासों से जब से लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई है और गति शक्ति आया है, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रही है। हम इंटरनेशनल बेंचमार्क तब अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होगा तो वो हम भी पहुँच जाएंगे। तो एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ से हमारी ये मेन एफएम से ये रिक्वेस्ट रहेगी। सर, आमतौर पे ये धारणा रहती है कि जब रुपया गिरता है या डॉलर मजबूत होता है तो निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को फायदा हो। तो ये कितनी सही चीज है, ये गलत चीज है? क्या फायदा और नुकसान आप लोगों को रुपए की कमजोरी से हो रहा है? देखिए, थ्योरी में बिल्कुल सही चीज़ है। अगर रुपये की जब भी वैल्यू गिरती है, रुपया जब डिवैल्यू करता है, तो जो भी पैसा कंट्री में आता है वो एक से इंसेंटिवाइज हो सकता है, चाहे हम एक्सपोर्ट के जारी पैसा आए, या हमारे जो फॉरेन में वर्कर्स हैं वो जो रेमिट करते हैं तो उनको ज़्यादा मिलता है। ऑन द कॉन्ट्री, जो पैसा इंडिया से जहाँ जाता है, चाहे इम्पोर्ट की बात करें या हम जो एफडीआई बाहर लगा रहे हैं, वो कॉस्टली हो जाता है। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हम जब भी देखते हैं कि रुपए से इंडियन एक्सपोर्ट्स को पॉजिटिव रहेगा नहीं, हमें देखना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या स्थिति है, उनकी करेंसी कैसे बिहेव कर रही है। अगर इंडियन रुपी जो है वो 2% हमारा डिप्रिशिएट होता है और मेरे कॉम्पिटिटर की करेंसी 4% डिप्रिशिएट होती है, तो हम नेट लूज़र उस सिचुएशन में हो जाते हैं। अगर आप 10 सितंबर से लेके 10 जनवरी 2025 के बीच में अगर करेंसी का मूवमेंट देखिए, तो इंडियन जो रुपी है वो 2.4% इसमें डेप्रिशिएट किया है। इसी पीरियड में अगर हम बात करें मलेशियन रिंगेट की, वो 3.1% किया है। फिलिपीन पैसो जो है 3.4 किया है। साउथ कोरियन वॉन जो है वो 4.8% किया है। सिंगापुर डॉलर जो है 4.9% किया है, और जापानीज येन 7.3% किया है। तो अगर ये करेंसी हमसे ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है तो नेचुरली हमें उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। दो ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्री पोजीशन ये भी हो सकती है, अगर ये डेप्रिशिएट ना करता तो हम ज़्यादा नुकसान में आते।
दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज हुए हुआ है कि जब से हम ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं तो इंपोर्ट इंटेंसिटी एक्सपोर्ट में बढ़ रही है, और दूसरी चीज़ जो हमारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स हैं उनमें इंपोर्ट इंटेंसिटी बहुत हाई है। तो अगर आपके पास इंपोर्ट हो रहा है तो जो आपको रुपी डेप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत एडवांटेज एक्सपोर्ट में मिलता है वो इंपोर्ट में नलिफाई हो जाता है। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, या हम पेट्रोलियम की बात करें, या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जिनमें 80% प्लस भी हमारा इंपोर्टेड कंटेंट है, वहाँ पे ये बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। तीसरी चीज़ हमने देखा है कि अगर जब रुपी डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि इंडिया एक इंपोर्टिंग इकॉनमी है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी आता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ती हैं, तो जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर हैं जिनमें डोमेस्टिक इनपुट लगता है उनको भी थोड़ा अनकॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। खाली एक सेक्टर जिसको बहुत फ़ायदा होता है, जो एक्सपोर्टर जो अपने को हेज नहीं करते और इस पीरियड में उनको अगर पेमेंट आ रहा है तो उनको गेन काफ़ी मिल जाता है। लेकिन हमें लगता है कि गवर्नमेंट का एम होना चाहिए कि एक्सपोर्ट क्वांटिटेटिव हो। कोई को गेन मिलता है वो गवर्नमेंट का एम नहीं होना चाहिए, वो एक बिजनेसमैन अपना तरीका रख सकते हैं। तो जिस तरह की सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये कहूँगा कि जो ऑफकोर्स लोगों को काफ़ी धारणा है कि रुपी डिप्रिसिएशन एक्सपोर्ट को बहुत फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है एक्सपोर्टर के लिए। अगर रुपी का मूवमेंट एक नैरो बैंड में हो जहाँ पे उसको सर्टेनिटी रहे कि रुपी 3-4% प्लस माइनस हो सकता है, उसके लिए वो अच्छी पोजीशन है। बिकॉज इस तरह की वॉलीटिलिटी जो स्पेकुलेटर हैं उनको ज़्यादा हेल्प करती है, ना केवल कि एक्सपोर्टर्स को। सर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अब एक तरह से कहें तो वो राष्ट्रपति बन चुके हैं औपचारिक तौर पर, तो उसको लेकर भारत में कोई चैलेंजेस आपको नजर आते हैं? पॉलिसी फ्रंट पर सरकार को इंटरवीन करने की ज़रूरत आपको लगता है ऐसी कोई आई है अभी, या अभी सारी चीज़ें नॉर्मल है? देखिए, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो भी अनाउंसमेंट किया है, अभी तक कुछ अनाउंसमेंट जो उन्होंने बॉर्डर कंट्रोल के लिए किए हैं, जहाँ पे उन्होंने कनाडा एंड मैक्सिको की बात की है, या कोलंबिया ने कल बोला कि हम डिफेंस जो इमिग्रेंट को नहीं लेंगे जो डिफेंस प्लेन से आएंगे, उन्होंने भी आज बैक ट्रैक कर लिया है। तो प्रॉब्ली ये इस तरह की पॉस्चरिंग हो रही है। लेकिन हमें आई थिंक अपने को रेडी रखना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ निगोशिएशन में। आफ्टर ऑल वो एक बिजनेसमैन है, अमेरिका फर्स्ट उनके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सिचुएशन में प्रॉब्ली हमें रेडी होना चाहिए कि हम अगर निगोशिएट कर सकते हैं, हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या होंगे, क्या चीज़ों पे हम जल्दी एग्री कर सकते हैं, क्या चीज़ों पे हम निगोशिएशन के बाद एग्री कर सकते हैं, और क्या चीज़ें हम नहीं एग्री कर सकते हैं। जैसे अगर उनके पिछले टर्म को लिया जाए तो उन्होंने टैरिफ को लेके बात रेस की थी, उन्होंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे टैरिफ की काफ़ी बात की थी, उसके बाद टैरिफ हमने 100 से 50% कर लिया। आज की डेट में जो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की जो वैल्यू है उसकी इंडिया में लिमिटेड डिमांड है, उस तरह के प्रोड्यूसर इंडिया में है नहीं। तो शायद हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, इसमें खाली गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस ज़्यादा होगा, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए। उनकी दूसरी डिमांड थी कि जो मेडिकल स्टंट्स इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में हैं, तो क्या हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हम हेल्थ अफोर्डेबिलिटी रहनी चाहिए हमारे कंट्री में। तो इसीलिए हमने ऐसे जो इम्प्लांट्स हैं उनके लिए प्राइस कंट्रोल ऑर्डर रखा है। हम ये जरूर देख सकते हैं कि जो हमारा एक बहुत रिच क्लास है या जो न्यू राइजिंग मिडिल क्लास है जो कि अफोर्डेबल कर सकता है, उनको हम इस तरह के जो बहुत प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं अलाउ कर सकते हैं, जहां हम कह सकते हैं कि सर्टेन वैल्यू तक के प्रोडक्ट जो उसके ऊपर की वैल्यू के प्रोडक्ट आएंगे उनको हम लेसर ड्यूटी से ले आएंगे। थर्ड जो है जहाँ पे बहुत मुश्किल लग रहा है, जो उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड की है, बिकॉज इंडिया में जो डेयरी जो है वो एक तरह से फार्मर्स का एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। हमारे यहाँ डेयरी जो है एज एन इंडस्ट्री नहीं ग्रो की है, तो ऑफकोर्स कोऑपरेटिव में अमूल लोग, एक दो एक्सेप्शन है, वहाँ भी आफ्टर ऑल फार्मर्स इन्वॉल्व हैं। सेकेंडली डेयरी प्रोडक्ट में सेंसिटिविटी है, क्योंकि इंडिया में रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, बहुत जगह कैटल्स जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स पे फीड की जाती हैं, तो वैसे प्रोडक्ट इंडिया में आए। तो मेरा शॉर्ट पॉइंट ये है कि हम अपनी एक स्ट्रेटजी खुद बना के रखना चाहिए, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना ज़रूरत हो, उसमें हमें अपना देख लेना चाहिए क्या हम एग्री कर सकते हैं, क्या हम निगोशिएशन के बाद एग्री कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते, सो दैट हम भी प्रिपेयर्ड हैं उनसे निगोशिएट करने के लिए। और हमें प्रेटी श्योर है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ की बात की गई है वो एक तरह से इंडिया को निगोशिएटिंग टेबल पे लाने की बात की गई, बिकॉज इंडिया उनके लिए ऐसा थ्रेट नहीं, बिकॉज हम और यूएस बहुत कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं सेम सेक्टर्स में। अगर आप इंडिया के एक्सपोर्ट को देखिए तो फार्मास्यूटिकल हमारा मेन एक्सपोर्ट्स है, जेम एंड ज्वेलरी है, एपरल है, ये एक्सपोर्ट में हम उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। हम हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं हैं, हम ईवी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हैं, तो शायद हमारे साथ टैरिफ
लगाना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन टैरिफ के उनके साथ निगोशिएट करना एक जरूर चैलेंज रहेगा। R&D की बात आपने की बजट से जुड़ी डिमांड में, तो सर पिछले साल भी करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट रखा गया था अलग अलग सेक्टर में R&D को लेकर के। वो खर्च हुआ है आप लोगों की तरफ से, या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उससे कोई फायदा हुआ है, और आगे क्या खास एरिया आपको लगता है जहां रिसर्च की ज्यादा जरूरत है? देखिए, R&D अगर आप देखिए ग्लोबली हम रफली 1% जीडीपी का भी R&D में स्पेंड नहीं करते हैं। अगर आप कंट्री लीजिए, हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, मलेशिया जो है अराउंड 3.5% करता है। अगर हम सिंगापुर को लेते हैं ओवर 4% करता है। कंट्री लाइक साउथ कोरिया 5% से ऊपर करता है। तो ज़रूरत है कि R&D में और इन्वेस्टमेंट किया जाए। एक्सपोर्ट सेक्टर में ये और इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज में एक्सपोर्ट में इनोवेशन हमेशा रिक्वायर्ड होगा। हमेशा आप ग्लोबल कंपटीशन में खड़े हैं, अनलेस आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करते, अनलेस आप उसको वैल्यू ऐड नहीं करते, अनलेस आप उसको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं करते बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, आप मार्केट में रह नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस तरह के इन्वेस्टमेंट लाया है, एक स्कीम लाई है करने के लिए। लेकिन शायद ज़रूरत यह है कि हम कंपनीज़ को बोलें कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम इनकरेज करेंगे। अगर आप OECD कंट्री में देखिए, 35 आउट ऑफ 38 OECD कंट्री ने टैक्स डिडक्शन या टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, बिकॉज वो रियलाइज करते हैं कि इंडस्ट्री पूरा अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे सेगमेंट में नहीं लाएगी जहाँ पे ह्यूज अनसर्टेनिटी हो। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक सेक्टर में 5 साल तक, फाइनली उसके रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे मेरे को नहीं मालूम है। तो एक पार्टनरशिप गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में होनी चाहिए, जहाँ पार्टली इंडस्ट्री बियर करे, पार्टली गवर्नमेंट बियर करे। और इसीलिए हम लोगों ने डिमांड की है, जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है उसके भी जो रिजल्ट्स हैं आते रहेंगे। धीरे धीरे इंडस्ट्री उनको आगे आ रही है। अगर आप इंडियन के कंटेक्स्ट में देखिए, ज़्यादा R&D का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर ने किया है। प्राइवेट सेक्टर में एक्सेप्ट फॉर फार्मा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इन स्कीम से और अगर टैक्स डिडक्शन आता है तो शायद हमें R&D प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, जो PLI जैसी स्कीम्स रही हैं, या फिर हम कंटेनर सेक्टर की बात करें, एक दौर में बहुत बड़ी शॉर्टेज थी, तो क्या ऐसी कुछ एक स्कीम्स आपकी डिमांड है वित्त मंत्री से, जिनके जरिए ये तमाम समस्याएं जो एक्सपोर्टर्स को आती हैं, डोमेस्टिक ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सपोर्ट के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन लोगों के सामने आती हैं, उनकी समस्याएं दूर हो सके? और खासतौर पर क्या कोई नए एरियाज भी आप लोग ढूंढ रहे हैं एक्सपोर्ट के लिहाज से, जिन चीज़ों में बातचीत चल रही है सरकार के साथ, उसके अलावा? देखिए, PLI स्कीम हम उन सेक्टर्स में लाएं जहां हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जहां हम ये भी जानते हैं कि शायद बिकॉज ऑफ द कॉस्ट डिसेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहे हैं। PLI स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक सक्सेस रही है। अगर मोबाइल सेक्टर में आप देखिए, हम मोबाइल में आज नेट एक्सपोर्टर हैं। अगर आप 6-7 साल पहले देखिए तो इंडिया का मोबाइल इंपोर्ट बिल था वो करीब $24 बिलियन का था। आज की डेट में हमारा मोबाइल इंपोर्ट बिल करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर का है। हम $20 बिलियन प्लस मोबाइल एक्सपोर्ट करने लगे हैं। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी देख रहे हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये किसके रिजल्ट आ रहे हैं, API फार्मा में भी आ रहे हैं। तो स्कीम ने डेफिनेटली हेल्प किया है। एक तरह से एक्सपोर्ट सेक्टर की डिमांड है कि इवन सम ट्रेडिशनल सेक्टर्स में स्कीम को एक्सपेंड किया जाए। गवर्नमेंट ने जैसे इस स्कीम को अपैरल सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया है, बट जो थ्रेशोल्ड रखा गया उस थ्रेशोल्ड में इंडियन SMEs तो नहीं आते क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिमिट इतनी ज़्यादा है। तो शायद कुछ जो एक्सपोर्ट के थ्रस्ट सेक्टर्स हैं वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स भी हैं और सनराइज सेक्टर्स भी हैं। हमें ये देखना होगा कैसे हम PLI स्कीम को थोड़ा ट्वीक करके उन सेक्टर्स को उसमें लाएं। जैसे हम बात करें आज की डेट में हमारा नॉलेज या टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है और हमारा शेयर ग्लोबली बढ़ रहा है। ये खाली ना इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कन्फाइंड है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, मशीनरी में, ऑटोमोबाइल में, फार्मा में, बायोटेक्नोलॉजी में हम सब अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल सेक्टर में भी अगर आप बात करें, टॉयज़ हो गया, फर्नीचर्स हो गए, इन सेक्टर में इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहा है। तो शायद इन सेक्टर्स को हम अगर PLI स्कीम में लाते हैं तो इनकी जो कॉस्ट डिसेबिलिटी वो काफ़ी दूर हो जाएगी, जिससे हमें एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़रूरत होगी। इंडिया की जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी है उसमें हमें सनराइज सेक्टर्स का एक्सपोर्ट पुश करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम बड़े टारगेट को देख रहे हैं $1 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, तो ये सेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट का एक रोल जॉब क्रिएशन भी है, लेकिन जॉब क्रिएशन शायद हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स ज़्यादा करेंगे। इसीलिए एक मिक्स ऑफ द पॉलिसी फोकसिंग बोथ ऑन द सनराइज सेक्टर एंड ट्रेडिशनल सेक्टर एक्सपोर्ट इज प्रॉब्ली आइडियल फॉर इंडिया। और कंटेनर को लेकर के जो चैलेंजेस थे एक दौर में आए थे, क्या हम उस सेक्टर में लीडर बन सकते हैं? ऐसी पहल होती दिखी है, लेकिन वो ज़्यादा
आगे उस दिशा में हम जाते हुए कब तक दिखाई देंगे? कंटेनर में इंडिया में कंटेनर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से इंडिया में कोस्टल शिपिंग डेवलप कर रही है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को और बल मिलेगा। हमें 60,000 प्लस कंटेनर खाली कोस्टल शिपिंग के लिए अपने यहाँ रिक्वायर्ड हैं। हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ रही हैं। गुजरात में भावनगर में हम कंटेनर एक तरह से सिटी बनाने में डेवलप करना चाहते हैं। एक चैलेंज कंटेनर को लेके है, जो जिस स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ स्टील है, वो स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ स्टील कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ज़्यादा कंपनियां उनको बनाती नहीं हैं। मेरे को लगता है जिस तरह की डिमांड बढ़ेगी, जो हमारी स्टील कंपनीज हैं वो उस स्टील को बना पाएंगी, और एक बार स्टील बनने से अगर उनकी प्राइसेस कम होती है तो हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। जिस तरह की इंडियन इकॉनमी बढ़ रही है और जिस तरह कंटेनराइजेशन का रोल बढ़ रहा है, प्रॉब्ली टाइम्स टू कम ये बहुत अच्छा मार्केट रहेगा, ना खाली ये बाहर के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, बट इवन कोस्टल जो शिपिंग हम कर रहे हैं जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आ रही है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। बिल्कुल। तो फ्यू की तरफ से यही मांग है कि चाहे देश हो चाहे विदेश में हो, डिमांड में कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि भारत में उस मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए और ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया जाए जहां पर जॉब क्रिएशन सबसे ज्यादा हो सके। कैमरा संदीप के साथ सौरभ शुक्ला, ईटीवी भारत, दिल्ली।